नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक मध्यकालीन भारत का सेकंड लेक्चर। तो इसमें आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो यह 1206 से 1526 ईस्वी तक रहेगी दिल्ली सल्तनत। और इसके अंदर 5 वंश थे। फर्स्ट वंश है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहेगा। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहेगा। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहेगा। सैयद वंश 1451 तक रहेगा। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहेगा। टोटल ये दिल्ली सल्तनत 320 वर्ष तक चली थी। कितने वर्ष तक 320 वर्ष तक। और हम बात करें अगर सबसे छोटा वंश दिल्ली सल्तनत का, सबसे छोटा वंश तो खिलजी वंश रहेगा। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश था। अगर बात करें सबसे लंबा वंश तो तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश तुगलक वंश। और सबसे आखिरी शासक दिल्ली सल्तनत का तो ये इब्राहिम लोदी रहेगा। दिल्ली सल्तनत वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या रहेगी, तो इसकी भाषा फारसी रहेगी, फारसी। कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धार किसने किया। उद्धार तो ये बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का उद्धार बलबन ने किया। दिल्ली सल्तनत की राजधानी, ये 3 राजधानी थी इसकी। सबसे फर्स्ट लाहौर, दिल्ली, फिर दौलताबाद। तो चलो दोस्तों, आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश शुरू। गुलाम वंश चलते हैं दोस्तों। गुलाम वंश ये 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, और दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक है दोस्तों। उपनाम, गुलाम वंश का अगर उपनाम की बात करें, गुलाम वंश के उपनाम हैं दास वंश, मामूलक वंश और स्लेव डेंसिटी। ये गुलाम वंश के उपनाम रहेंगे। गुलाम वंश को इन नामों से भी पुकारा जाता है। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुरान खां, कुरान खां किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, तो इसकी राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी दोस्तों। नोट रखना इस बात को, दिल्ली नहीं रहेगी राजधानी, इसकी राजधानी रहेगी लाहौर। लाहौर। बढ़ते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए निर्माण, मतलब इसके द्वारा क्या क्या काम किया गया, तो इसके समय में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। ये कहाँ पर है, ये दिल्ली के अंदर रहेगी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के अंदर। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, यह अजमेर में रहेगा। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बात आती है कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन पूरा नहीं करवाया। ये निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसके याद में, अपने गुरु सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके कुतुबुद्दीन का गुरु था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, वो आगे हम पढ़ेंगे। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार इसकी तीसरी मंजिल, 3 मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और 4 मंजिलों के साथ ये कुतुब मीनार
का निर्माण पूरा हो गया था। ये किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। और फिरोज शाह तुगलक ने, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि 5वीं मंजिल कुतुब मीनार की किसने बनवाई, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ये बनवाई नहीं थी, ये कोई कारणवश 4थी मंजिल इसकी गिर गई, तो गिरने के बाद इसकी एक मंजिल और बनवा दी, तो उस वक्त 2 मंजिलें फालतू हो गई, तो टोटल 4 मंजिलें हो गई, 5 मंजिलें हो गई टोटल। ठीक है दोस्तों। कुतुब मीनार, इसकी मरम्मत किसने करवाई? इसकी मरम्मत करवाई थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। पोलो दोस्तों चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है लाहौर में, और इसको लाहौर में दफनाया गया। बात करते हैं इसके पुत्र की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह। आराम शाह किसका पुत्र था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और मात्र ये नामात्र का शासक था। आराम शाह नामात्र का शासक था। ये आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक 1 साल तक गद्दी पर बैठा, और इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था, और इसने गद्दी के चक्कर में अपने साला साहिब को मार दिया। आराम शाह की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद तीसरा शासक गुलाम वंश का इल्तुतमिश कब से कब तक? 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक रहा, गुलाम वंश का। और इसने गद्दी पे बैठते ही जो राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई थी, उस राजधानी को ये दिल्ली में स्थापित की। राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया इल्तुतमिश, और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इसलिए तो इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन राजधानी लाहौर थी, और इल्तुतमिश ने शासक बनते ही राजधानी दिल्ली स्थापित की। इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तुर्कान ए चहलगान इल्तुतमिश ने एक संगठन तैयार किया था, तुर्कान ए चहलगान। इसमें 40 लोगों का एक संगठन था। 40 लोग इसके अंदर काम करते थे, जिसकी देख रेख में पूरा शासन चलता था। 40 लोगों का एक तुर्की संगठन था ये, तुर्कान ए चहलगान। इसने टकसालें भी स्थापित की। टकसालों के अंदर जित्तल प्लस टका, जित्तल तांबा की थी और टका चांदी का। तो इल्तुतमिश ने टकसालें शुरू की। इल्तुतमिश के गुलाम की अगर बात करें तो इसका गुलाम था बलबन इसका गुलाम था, जिसको आमिर ए आखुर की उपाधि प्रदान की। किसने दी थी ये? इल्तुतमिश ने दी थी बलबन को ये उपाधि इल्तुतमिश ने आमिर ए आखुर ये क्या है दोस्तों? यह अस्तबल का प्रधान आमिर ए आखुर, अस्तबल का प्रधान, यानी अस्तबल का प्रधान के इसके अंदर सेना, जो भी मतलब उस टाइम के अंदर सेना थी, हथियार थे, जितने भी हथियार थे, जितने भी पशु जैसे हाथी घोड़ा इत्यादि जो भी पशु थे, उन सब का ऊपर मतलब जो अंडर था उनका, वो बलबन के हाथों में था, बलबन। इसलिए इसको आमिर ए आखुर की उपाधि मिली थी। इल्तुतमिश के समय में 1221 ईस्वी में चंगेज़ खां का आक्रमण हुआ, लेकिन असफल रहा वो। 1221 में चंगेज़ खां यह मंगोल का था, मंगोल शासक था एक चंगेज़ खां मंगोल का। उसने 1221 में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा। बात करें आगे, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं से धारण की।
29 ईस्वी में इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों इससे पहले भी कल मैंने आपको बताया था कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी। सुल्तान की उपाधि पता हो तो दोस्तों, इससे पहले भी इल्तुतमिश से पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो मोहम्मद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि फर्स्ट बार धारण की थी, बगदाद के खलीफाओं थे। लेकिन सेकंड बार इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी बगदाद के खलीफा से। यह सेकंड शासक था दोस्तों। बात करें इल्तुतमिश के पुत्र, तो इसके 3 पुत्र थे, फिरोज शाह, बहराम शाह और निसरुद्दीन महमूद। फिरोज शाह, बहराम शाह, निसरुद्दीन महमूद। और चर्चित, बहुत ही चर्चित शासक पुत्री थी इसकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और यह गद्दी पे बैठेगी आके, हम बताएंगे कल वाले लेक्चर में। तो दोस्तों लेकिन इससे पहले, रजिया से पहले फिरोज शाह भी गद्दी के पर गुलाम वंश का चौथा शासक बना था। फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत का चौथा शासक फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। लेकिन इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसकी बेटी, उसके मरने के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे। तो इस कारण फिरोज शाह को गद्दी पर नहीं बिठाया और बाद में 5वीं शासक बनी थी रजिया सुल्तान, जो हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमारे एग्ज़ाम क्यू चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।